गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीख की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते तब तक आपकी हार नहीं होती और आपको हराने वाला भी कोई पैदा नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप से हार ना मान लें। इसलिए आपको हमेशा ये सोचना है कि एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी अगर हमारा परिश्रम 100% होगा तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 25 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सुकृता पॉल कुमार। सुकृता पॉल कुमार को सम्मानित किया गया 6th टैगोर लिटरेरी अवार्ड से। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का छठा संस्करण कवि आलोचक सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए प्रदान किया गया। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित पुरस्कार समारोह में कुमार को साहित्य में योगदान के लिए 5,000 अमेरिकी डॉलर की राशि और एक टैगोर प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि जो छठा एडिशन चल रहा था रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड, किसे सम्मानित किया गया? तो सुकृता पॉल कुमार जी को सम्मानित किया गया उनके उल्लेखनीय बुक की वजह से। उस बुक का क्या नाम है? तो सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स इनकी किताब की नाम है। इनको कितनी प्राइस मनी मिली है? तो यूएस डॉलर में 5,000 प्राइस मनी इनको मिली है और साथ साथ एक टैगोर स्टैचू भी दिया गया है और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की गई है सुकृता पॉल कुमार को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सुकृता पॉल कुमार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता वाला देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान टॉप स्टेट पूरे कंट्री में बना है जो टोटल 3065 मेगावाट सोलर पार्क कैपेसिटी के साथ इस कंट्री के साथ हमारे जो टॉप स्टेट बने हैं वो राजस्थान है, जो 3065 मेगावाट सोलर पार्क कैपेसिटी के साथ साथ सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के तहत राज्यों में कुल 10,401 मेगावाट की क्षमता विकसित की गई है, जो लगभग 10,401 मेगावाट क्षमता में से राजस्थान ने अब तक 3065 मेगावाट क्षमता चालू कर दी है। यह दिसंबर 2014 में 20,000 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता के साथ शुरू की गई थी और इस पहल को बाद में मार्च 2017 में 40,000 मेगावाट तक विस्तारित किया गया और जिसका लक्ष्य 2023-24 तक कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करना था। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि हमारे इंडिया कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा स्टेट है? तो राजस्थान स्टेट। किस एनर्जी के माध्यम से? तो सोलर एनर्जी के माध्यम से राजस्थान सबसे टॉप स्टेट बना है जो लगभग 3065 मेगावाट सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। किससे? तो इसका नाम रखा गया है सोलर पार्क कैपेसिटी। कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है? तो राइट आंसर होगा डी गुकेश। इनका पूरा नाम दोम्माराजू गुकेश। दोम्माराजू गुकेश चेन्नई ग्रैंड मास्टर में होने वाली 2023 आयोजित चेन्नई ग्रैंड मास्टर में ये विजेता बने हैं। क्या नाम है इनका? तो डी गुकेश जी। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी दोमराजू गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। मुकेश ने भारत के पेंटाला हरिकृष्ण से ड्रॉ खेला और शीर्ष 3 स्थानों पर भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। इस जीत के साथ डोमराजू गुकेश FIDE सर्किट में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले और आर प्रज्ञानंद और विदित गुजराती में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डी गुकेश हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रामबाग गेट और रैम्पटर्स जिन्हें हाल ही में यूनेस्को के उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर का पंजाब से ये रिलेटेड है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा कि पंजाब से रिलेटेड रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स है जिनको हाल ही में यूनेस्को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विरासत और
सांस्कृतिक महत्व की इमारतों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इसी के साथ जूरी ने इस वर्ष इन पुरस्कार के लिए चीन, भारत और नेपाल से कुल 12 परियोजनाओं का चयन किया। इस वर्ष जूरी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के 8 देशों की 48 परियोजना प्रविष्टियों की समीक्षा की। 2000 से हर साल सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें प्रमुख पुरस्कार क्यू से नाम दिया जाता है और ई उत्कृष्टता का मतलब होता है पुरस्कार रामबाग गेट और पंजाब की प्राचीर को दिया गया हाल ही में यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया। विशिष्ट पुरस्कार कर्णिकारा मंडपम कुन्नमंगलम भगवती मंदिर केरल भारत, हांगकांग एसएआर चीन में फैंगलिंग गोल्फ कोर्स और चीन में डोंगुआन गार्डन निवास, इनको हाल ही में यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमको इंडिया का नाम याद रखना होगा, हमारे लिए इंडिया इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हाल ही में किसे दिया गया, तो रामबाग गेट और रामपाट जो पंजाब में बिलोंग करते हैं, इनको यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, तो राइट आंसर का JN1। तो जानेंगे आखिर क्यों इसको इंटरेस्ट के माध्यम से देखा जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल वाली बात है कि कोरोना वायरस को फिर से देखा जा रहा है, जो हमारे लिए खतरे की घंटी सूचित हो रही है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप जिसे JN1 को इसके तेजी से फैलने के कारण वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया। इस बीच WHO ने कहा कि कोरोना के इस नए रूप से फिलहाल लोगों को कोई खतरा नहीं है और मौजूदा टीका इसका सुरक्षा देंगे। JN1 पहली बार अगस्त में रिपोर्ट किया गया था। वह वेरिएंट BA.2.86 से विकसित हुआ, जो ओमिक्रॉन का वंशज है, जो कि कोरोना वायरस का वेरिएंट है जिसने 2022 की शुरुआत में कहर बरसाया था। BA.2.86 व्यापक रूप से नहीं फैला, लेकिन इससे विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया क्योंकि इससे स्पाइक प्रोटीन पर दर्जनों उत्परिवर्तन थे, जिसमें JN1 एक अतिरिक्त स्पाइक प्रोटीन उत्परिवर्तन के समान है। तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है। JN1 से संबंधित स्पाइक प्रोटीन कोशिका में प्रवेश करने के लिए एक चाबी की तरह काम करता है और टीके शरीर को ताले को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जब स्पाइक प्रोटीन एक बहुत ही अलग दुश्मन में बदल जाता है, तो निष्क्रिय करने वाले एंटीबॉडी के लिए इसे पहचानना और उससे लड़ना कठिन हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि हाल ही में JN1 इस तरीके से वेरिएंट को क्रिएट कर रहा है, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। लेकिन जो हम टीका लगाए हैं, वैक्सीन लगाए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अभी बचाए रखने में सक्षम है। लेकिन कुछ ही क्षण में ये JN1 अपने आप को और डेवलप कर लेगा, तो हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस न्यू वेरिएंट को क्या नाम दिया गया है, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से इसे देखा जा रहा है। तो ये आप लोग सतर्क रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून का स्थान लेगा, तो राइट आंसर है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के इस जगह पे नेशनल टेलीकॉम बिल 2023 पास हुआ है। ये इसको रिप्लेस करेगा, किसको, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को। जानते हैं इसके पॉइंट्स। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 को संसद ने पारित कर दिया और इस बिल को अगस्त 2023 में ही कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। दिलचस्प वाली बात यह है कि यह विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा। इस विधेयक के आने से अब सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा का प्राथमिकता देते हुए किसी भी देश या व्यक्ति के दूरसंचार संबंधी उपकरणों को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा। ये पॉइंट्स बहुत हमारे लिए खतरा वाली बात होगी कि हमें कोई भी न्यूज़ पता नहीं चल पाएगा। जो पार्लियामेंट बैठेगा, जिसकी सरकार होगी, तो वो अपनी जो नेगेटिव बातें हैं उसको हम तक आने नहीं दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा डाउट वाला भी बात हो रहा है हमारे लिए। लेकिन इस बिल के तहत आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा मोबाइल सेवाओं और नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी है। इसके अलावा फर्जी सिम खरीदने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है।
इस विधेयक का मूल उद्देश्य एक प्राधिकरण प्रणाली की ओर बढ़ते हुए दूरसंचार नेटवर्क के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग प्रणाली को हर तरह से सरल बनाना है। तो ये भी फायदा, देखिए किसी का प्रॉस होगा तो किसी का कॉन्स होगा, एक फायदा तो एक नुकसान। नुकसान भी है लेकिन इससे फायदे बहुत है। जो हमारे लिए इंटरेस्ट होगा कि हमारी कोई भी आतंकी हमला होगा तो वो न्यूज़ इधर से उधर ना फैलेगा, जिससे आतंकवादियों को हमारे किए जाने वाले काम को उसे पता ना चलेगा, तो इससे हमारे लिए बेनिफिट वाला भी काम है। तो इसको बस याद रखिएगा कि हाल ही में 138 साल पुराना विधेयक जिसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 था, उसको रिप्लेस किया जा रहा है नेशनल टेलीकॉम बिल 2023 से। नेक्स्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने शुरू की? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में स्टार्ट किया गया राजीव गांधी एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण की शुरुआत की, जो कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों में से एक है। पहली गारंटी सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने की थी, जो पूरी हो चुकी। दूसरी गारंटी बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू करने की थी। इसका पहला चरण शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण के तहत युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो युवाओं के लिए आय का एक अच्छा स्रोत होगा। योजना के तीसरे चरण के तहत युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मछली पालन के लिए युवाओं को 90% अनुदान देने की भी योजना शुरू की जा रही है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा पहला चरण लॉन्च कर दिया गया है राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम। कुल लागत 680 करोड़ की है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो डेली करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपेलिन हेलानिची किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा सी स्पाइडर से। सी स्पाइडर से संबंधित है ऑस्ट्रोपेलिन हेलानाची। कहाँ से बिलोंग करता है? तो अंटार्कटिका से बिलोंग करता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। जर्नल जुकीज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने दक्षिणी ध्रुव से 200 मील दूर एक विशाल खाड़ी रॉस सागर में ऑस्ट्रोपोलिन हेलानाची नामक मकड़ी की खोज की। अध्ययन में कहा गया कि यह अन्य समुद्री मकड़ियों की तुलना में बहुत बड़ी थी। इसके पैर लगभग 1.2 इंच लंबे, 4 गहरी आंखें, छोटा सूजा हुआ पेट और मुंह के चारों ओर बाल थे। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसके बाह जैसे उपांग, जिन्हें चेलिसिसियस कहा जाता है, जो शक्तिशाली और अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। उनके पास एक आयताकार स्कैप और एक पंजा भी होता है, जिसमें 2 उंगलियां होती है, एक स्थिर और एक चाल। दोनों उंगलियां बंद है, इसलिए उंगलियों के बीच कोई जगह नहीं है। उसके पंजों से सिर काले पड़ गए। ई अन्य समुद्री मकड़ियों की तरह ऑस्ट्रोपेलिन हेलानाची के महत्वपूर्ण अंग उनके पैरों में होते हैं। वे सांस लेने के लिए भी अपने पैरों का उपयोग करते हैं और समुद्री मकड़ियाँ अपने पैरों में छिद्रों के माध्यम से संभोग करती है। और नमूने में बड़े ओविपोस्टर थे, जो नर समुद्री मकड़ी का अंग है, जो मादाओं द्वारा छोड़े गए अंडों का धारण करता है। तो ये सारे डिटेल पॉइंट्स थे उनके बारे में। तो जानते हैं मेन क्या है। तो देखिए, एक नया प्रजाति खोजा गया आर्कटिक सागर में, आर्कटिक पोल के पास, जो साउथ पोल में बिलोंग करता है। तो उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रोपैलाइन हेलियानिची। ये किससे बिलोंग करता है? तो स्पाइडर से, एक मकड़े से बिलोंग करता है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। आज कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इसके रिवीजन और क्वेश्चंस ऑफ द डे और फैक्ट शीट को अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।